हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस का जो वैकेंसी निकली हुई है तो उसका जॉब प्रोफाइल के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। क्योंकि मेरे घर है ना, उसके बगल का एक लड़का है, वह भी जीडीएस में ही था और उसका अभी प्रमोशन हो चुका है। वह 3 या 4 साल जीडीएस के रूप में काम किया, उसके बाद उसका प्रमोशन एमटीएस में हो गया था डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू। और उसी समय डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का प्रमोशन हुआ था। उसने 3 एक्चुअली डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स दिया था, एक एमटीएस का दिया था और एक पोस्टमैन के दिया था, ठीक है। और एक उसने पोस्टल असिस्टेंट का भी दिया है। तो उसका 2 एग्ज़ाम भी क्लियर हो चुका है। तो जो एमटीएस के रूप में उसने 2 महीना ही काम किया और उसी समय उसका पोस्टमैन वाला भी रिजल्ट आ गया। तो वो अभी फ़िलहाल पोस्टमैन के रूप में काम कर रहा है, ठीक है ना। तो समझ सकते हैं कि 4 साल की सर्विस के बाद वो पोस्टमैन बन गया, लेकिन डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू, क्योंकि आपको पता ही है पोस्ट ऑफिस में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के मतलब ही थ्रू मैक्सिमम प्रमोशन होता है, ठीक है ना। तो जितने भी जीडीएस लगते हैं तो उनको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए मौका दिया जाता है और उनके 3 पोस्ट के लिए वो फॉर्म भर सकते हैं। पहला है कि एमटीएस के लिए, दूसरा है पोस्टमैन के लिए और तीसरा है पोस्टल असिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो वह अभी फ़िलहाल पोस्टमैन के रूप में काम कर रहा है और वह बता रहा था कि 2 या 3 साल के बाद वह पोस्टल असिस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने उससे बात किया था और वह पूरा जैसा बताया है उसके अनुसार बताऊंगा। और यह जो नोटिफिकेशन आया है उसमें भी कुछ दिया हुआ है और मैंने खुद और रिसर्च किया है, तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके आधार पर आपको पूरा जॉब प्रोफाइल बताएंगे। तो इस वीडियो में जानेंगे जीडीएस का काम क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन होता है या नहीं, वर्किंग आवर्स क्या होते हैं, ठीक ना। और क्या यह सरकारी जॉब है, क्या इसे जॉब से निकाला जा सकता है, ऐसा पूरा डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है ना। पूरी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाएगी। और अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा आपने तो फॉर्म भरने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से फॉर्म भर देंगे, भर लीजिएगा आपको। और कितनी वैकेंसी है वगैरह भी पूरा डिटेल में आपको बता देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं जो वैकेंसी निकली है 7 फरवरी 2025 को निकल चुकी है वैकेंसी। और इसमें 3 पोस्ट का निकली है, ठीक है। एक तो निकली है, तीनों पोस्ट हालांकि जीडीएस के अंतर्गत है, लेकिन एक जो पोस्ट है बीपीएम, ठीक है ना। तो बीपीएम मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है दोस्तों। तो बीपीएम निकली है, बीपीएम ये वाला सबसे अच्छा पोस्ट है बीपीएम का। और दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये बीपीएम, ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। और चौथा जो निकला है डाक सेवक, चौथा जो निकला है डाक सेवक। तो जो डाक सेवक वाला पोस्ट है उसका क्या काम होता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तीनों का काम आपको बताऊंगा, तीनों का काम क्या रहेगा, वर्किंग आवर क्या रहेगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म अगर अभी तक नहीं भरा तो फॉर्म आप भर लीजिएगा। 10 फरवरी 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और 3 मार्च 2025 तक भरा जाएगा, तो लास्ट डेट का इंतजार ना करें, ठीक है ना। तो सर्विस एंड कंडीशन जॉब प्रोफाइल के बारे में इससे बता दिया है कि क्या है। एक चीज़ आप बता देख लीजिएगा कि द अप्लीकेंट मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड दैट जीडीएस आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉय। जीडीएस कोई सरकारी नहीं है, लेकिन हाँ इसमें आपको सैलरी मिलेगी, अब हटाया भी नहीं जाता, ठीक है। और आपको प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम में आपको अच्छा मौका दिया जाता है, ये तो आप जान लीजिए। और ये यह एम्प्लॉय ऑफ द डिपार्टमेंट, ये तो एक तो मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए आपको मौका दिया जाता है। परमानेंट नहीं है तब भी मौका दिया जाता है। और दूसरी में अच्छी खासी सैलरी मिलती है, ठीक है। और दूसरा अलाउंस वगैरह भी मिलती है, सैलरी तो मिलेगी बेसिक, और डीए बाकी जो अलाउंस होती है वो भी मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि मोमलेस अलाउंस एंड अदर अलाउंस आर नोट। देखिए यहाँ पे नोट है, लेकिन आपको बताता हूँ, इसमें खुद पीडीएफ में बताया है इसी नोटिफिकेशन में उसने कि क्या क्या आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ जॉब प्रोफाइल के बारे में। सबसे पहले जॉब प्रोफाइल बताऊँगा, उसके बाद सैलरी बताऊँगा। जॉब प्रोफाइल अगर बात किया जाए कि जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, सबसे पहले देख लो डिजिग्नेशन कितना अच्छा है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है ना। बहुत अच्छा आपका डिजिग्नेशन रहेगा। और काम के बारे में बताता हूँ कि डे टू डे पोस्ट ऑपरेशन और ब्रांच पोस्ट ऑफिस, जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस रहता है वहाँ पे जो डे टू डे जो होगा चिट्ठी वगैरह का काम वही होता है, डे टू डे वर्क होता है। एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होता है, उसका भी कुछ आपको काम मिलेगा, ठीक ना। उसके अलावा मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग वेरियस सर्विसेज इन द कस्टमर सर्विस सेंटर। तो जैसा है कि पता कि आजकल पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही बहुत सारे काम कराया जाता है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना वगैरह भी खुलाया जाता है, तो वो सब काम भी आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रांच पोस्ट मास्टर ऐसा नहीं है कि केवल आप ही काम करेंगे, आपके अंदर ब्रांच पोस्ट मास्टर रहेंगे, डाक सेवक रहेंगे, ठीक है ना। जैसे चिट्ठी बांटने का काम रहेगा वो डाक सेवक का काम रहेगा।
पड़ेगा। और जो मेन जैसे सुकन्या समृद्धि वगैरह हो गया ये सब आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो आपका पेमेंट बैंक आपने देखा कि पोस्ट ऑफिस का होता है तो वो भी आपको करना पड़ेगा। इन द सिंगल हैंडेड BPM हैज़ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्मूथ एंड टाइमली फंक्शनिंग ऑफ द ऑफिस। यानी एक तरह से जो ऑफिस है जो उसका हेड आप रहेंगे ना ऑफिस, इंक्लूडिंग मेल कन्वीनियंस एंड मेल डिलीवरी। मेल जो आ रहा है उसका सही से डिलीवरी हो पा रहा है नहीं, जो डाक सेवक हो सही से डिलीवरी कर रहा है कि नहीं, ये सब आपको पूरा देखना रहेगा, ठीक है ना। ऑफिस सही से काम कर रहा है नहीं, मतलब एक तरह से आप ब्रांच पोस्ट मास्टर है तो उसके हेड है, तो आपका पूरा जिम्मेवारी रहेगा, ठीक ना। इन द ब्रांच ऑफिस अदर अदर देन सिंगल हैंडेड द BPM मे बी असिस्टेड बाय ABPM। तो वहाँ पर आपको असिस्टेंस के लिए असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर भी रहेंगे। हाउएवर BPM विल बी रिक्वायर्ड टू डू कंबाइंड ड्यूटी ऑफ ABPM एंड व्हेन रिक्वायर्ड, अगर नहीं है तो जो ABPM का ड्यूटी है वो भी आपको करना पड़ सकता है। किसी में पोस्ट ऑफिस में ABPM नहीं है तो वहाँ आपको उनका भी काम करना पड़ेगा। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी, अगर नहीं है उसमें ना, एनी अदर वर्क में आल्सो बी असाइंड बाय सुपीरियर्स लाइक मेल ऑब्जर्वर। जो मेल ऑब्जर्वर है या इंस्पेक्टर पोस्ट ऑफिस का है या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, वो अगर कुछ और काम बताते हैं वो भी आपको करना पड़ सकता है। रेसिडेंस एकोमोडेशन, द अप्लीकेंट इज सेलेक्टेड एज GDS BPM विल हैव टू प्रोवाइड एकोमोडेशन फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस। तो जो भी आप इसमें सिलेक्ट होंगे ना, द अप्लीकेंट सिलेक्टेड एज GDS BPM, जो BPM को पोस्ट के लिए सिलेक्ट होगा उसको एकोमोडेशन फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए एकोमोडेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा आफ्टर सिलेक्शन बट बिफोर इंगेजमेंट। इंगेजमेंट से पहले ही आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि कहाँ आप पोस्ट ऑफिस खोलेंगे। इसके लिए जो ऑफिस है ऑफिस की व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ठीक है यार, अपना घर है तो उसी के एक रूम का पोस्ट ऑफिस बना लेना, और उसमें क्या है कि आप अपना खुद काम कर सकते हैं। प्रिंटिंग जीरोसिंग ये अलग से भी काम कर सकते हैं, साइड बिजनेस, समझ सकते हो ना। क्योंकि ये आपका परमानेंट जॉब नहीं है तो इसमें आपको कोई करने के लिए मना नहीं किया जाएगा। आप खुद काम भी कर सकते हैं, ऑफिस का भी काम कीजिए, खुद का भी काम कर दीजिए। ऑफिस खोल लीजिए, उस पर खुद का भी काम करते रहिए, ऑफिस का भी काम करते रहिए, पढ़ाई भी कर सकते हो। और 4-5 घंटा ही काम रहता है, ठीक है। ए डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट विथ डिटेल्स ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। एक तो देख जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसका क्या काम होता है, द सेल ऑफ स्टैम्प्स, स्टेशनरी, कन्वीनियंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, एक्सचेंज द मेल विथ अकाउंट ऑफिस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्टैम्प होता है उसको बिक्री करना, जैसे सेल करना, जैसे कि कहीं ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिस वाला पोस्ट ऑफिस में जाते हैं स्टैम्प खरीदने के लिए, ठीक है ना, तो उसको सेल करना, स्टेशनरी, कन्वीनियंस वगैरह वगैरह ये सब काम रहेगा। टू असिस्टेंट BPM के काम उनको हेल्प करना, ठीक है ना। मार्केट ये प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट, जो पोस्ट ऑफिस जो सर्विसेज देती है जैसे सुकन्या समृद्धि वगैरह देती है, चाहे PPA अकाउंट खोलती है तो उसको मार्केटिंग करना, उसको प्रमोट करना, ठीक है ना। और जो BPM है ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसको काम में मदद करना, यही सब है, ठीक है। और जो भी सुपीरियर अथॉरिटी है वो तो सभी में रहता है कि सुपीरियर अथॉरिटी कुछ बोलते हैं वो भी करना। जो डाक सेवक उसके काम, डाक सेवक विल बी इंगेज इन डिपार्टमेंटल ऑफिस लाइन सब पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस एंड ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विस, मतलब रेलवे के सर्विस में भी आपको लगाया जा सकता है। द जॉब प्रोफाइल ऑफ डाक सेवक, सेल ऑफ स्टैम्प, स्टेशनरी, कन्वीनियंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल। इनका मेन काम है डिलीवरी ऑफ मेल, जो भी लेटर आते हैं उसको घर घर जाकर पहुँचाना, यही इनका मेन काम है ना। डाक सेवक में हैव टू वर्क इन स्टोरिंग ऑफिस ऑफ रेल मेल सर्विस ना, इन सॉर्टिंग एंड सॉर्टिंग का जो काम होता है चिट्ठी छाटने का ना, कि उनको किस एरिया के आधार पर छाटना है, वो भी उनका काम होता है। डाक सेवक इन द मेल ऑफिस विल हैंडल रिसिप्ट डिस्पैच ऑफ मेल बॉक्स ना, रिसिप्ट एंड डिस्पैच का भी काम दिया जा सकता है। तो ये सब आप देख सकते हैं कि काम ठीक ठाक ही है, जॉब प्रोफाइल ठीक है। और जैसे सैलरी के बात आप किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उनका स्टार्टिंग बेसिक पे, ये बेसिक है, 12,000 से लेकर 29,380 रहेगा। और जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर रहेगा उनको स्टार्टिंग में 10,000 से मिलेगा और लास्ट में 24,470 मिलेगा। ये जब प्रमोशन नहीं होता है तब, लेकिन उससे पहले प्रमोशन हो जाएगा। और यहाँ पर ही बताया हुआ है कि जो 12,000 मिलेगा उसमें हर साल 3% का इंक्रीमेंट लगेगा, 3% का इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर GDS आर पेड इमोलमेंट इन फॉर्म ऑफ द टाइम, एक मिनट आपको बताता हूँ, इन फॉर्म टाइम रिलेटेड कम्युनिटी अलाउंस, कंटिन्यूटी अलाउंस भी मिलता है, विच कैरी एन एनुअल इंक्रीज ऑफ 3%, ठीक है ना। उनको 3% इनको
इंक्रीमेंट लगता है। जो यहाँ पर आप TRCS स्लैब देख रहे हैं उसमें 3% उनका इंक्रीमेंट लगते जाता है। और इसके अलावा और क्या है कि एज गिवन इन द और उसके साथ साथ दे आर इंटाइटल टू DA, उनको डियरनेस अलाउंस भी मिलता है। देखो गवर्नमेंट जॉब नहीं है फिर भी डियरनेस अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, एज डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अभी DA कितनी चल रही है, अभी DA आपकी चल रही है 56%। तो देख सकते हो कि अगर BPM का कैलकुलेट किया जाए तो 12,000 भी अगर मिल रहा है तो 12,000 में 56% और कैलकुलेट कर दो, जोड़ दो 56% इसका, तो 12 अगर 50 भी ऐड किया जाए तो 12 और 6 18, 18,000 तो ऐसे ही हो जाएगा। और 3% और ऐड किया तो 19,000 के आसपास इसका तो बन जा रहा है, ठीक है। तो बेसिक एंड DA, इसके अलावा अदर अलाउंस भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DA से मिलेगा ही, उसके अलावा अदर अलाउंस भी मिलेगा ना। सो इंटाइटल फॉर अदर अलाउंस एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको मेडिकल का फैसिलिटी मिलेगा इस टाइप से, और कुछ जैसे जो गवर्नमेंट में NPS करता है तो इनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना, पेंशन के लिए, ठीक है ना। तो इनका एक पेंशन का अलग नियम रहता है तो उस हिसाब से मिलता है। तो ठीक है यार, आपको देख लो, ठीक है यार, अभी बेरोजगारी की जॉब में आपको 18-19 हज़ार मिल जाएगी, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी, वो अदर बेनिफिट मिलेंगे, तो क्या दिक्कत है, सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगी, तो ठीक है। और इसके लिए मिनिमम एज 18 साल है, 18 साल आपका एज है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और मैक्सिमम एज 40 साल है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट इज सेकेंडरी स्कूल, अगर आप 10th पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। विथ पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्टेड बाई रिकग्नाइज बोर्ड ऑफ, तो 10th विथ पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्टेड बाई एनी रिकग्नाइज बोर्ड ऑफ स्कूल ना। तो मतलब कि आपका इंग्लिश एंड मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक ना। द अप्लीकेंट शुड हैव स्टडी द लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू 10th। और जिस एरिया से आप भर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप जिस राज्य का भर रहे हैं वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। जैसे आप बंगाल में फॉर्म भर रहे हैं तो बंगाली आनी चाहिए, ठीक है ना। बिहार में भर रहे हैं तो बिहार का हिंदी है तो हिंदी भरना चाहिए, जैसे तमिलनाडु है तो वहाँ के तमिल आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज आपको ज़रूर आना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा अदर क्वालिफिकेशन है, तो अदर क्वालिफिकेशन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग और एडिक्वेटिव मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है ना। तो ये मेन दो है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए और नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, तो ये दोनों तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं आजकल जो भी पढ़ते हैं, तो हर स्कूल में कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है और साइकिल तो सब कुछ चला लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्ज़ाम कुछ नहीं होता है, तो सुबह से डायरेक्ट जो 10th का मार्क्स है उसी के आधार पर सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन इसका जो कट ऑफ बहुत हाई जाता है, आपको पता है कि 94-95% जिसका 10th में है उसका कट ऑफ चल जाता है। लेकिन एरिया पर भी कुछ एरिया में कम भी जाते हैं, 80-85-70% वाला भी सिलेक्ट हो जाते हैं। और इसके जो अप्लाई करना है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। और अगर आपके स्कूल में ग्रेड आता है, तो अगर ये 1 ग्रेड है तो उसका मतलब होगा कि 9 पॉइंट ग्रेड पॉइंट 10 है तो वो 9.5 रहेगा। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वगैरह देख लेना, उसे परसेंटेज में कैलकुलेट करवा लेना अपने कॉलेज वगैरह से, जहाँ भी आपने पढ़ाई किया है जिस स्कूल से, ठीक है। तो यहाँ ठीक है यार, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। और हाँ, अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो जो मेरा पड़ोसी है उससे मैं एक इंटरव्यू उसका लूँगा, वो पूरा उससे डिटेल में पूछ लूँगा कि क्या काम करना पड़ता है, पूरा वो डिटेल में अपना एक्सपीरियंस के आधार पर बताएगा। जो भी उसकी सैलरी भी प्रेजेंट में कितनी सैलरी मिल रही है, हालांकि तो उसका पोस्टमैन में हो गया तो उसका तो अब ज़्यादा सैलरी मिलेगी, पोस्टमैन लेवल 3 में आता है, ठीक है। तो जब GDS में था तो GDS में स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलती थी और लास्ट सैलरी कितनी मिली थी, उसके बाद पोस्टमैन में अभी उसका 4-5 महीना पहले ही प्रमोशन हुआ है, ठीक है दोस्तों। और तो यहाँ पर ही देख सकते हैं रिजर्वेशन वगैरह का जो रूल्स वगैरह है वो वैसे ही रहेगा। और अगर फॉर्म की बात किया जाए कि कितनी वैकेंसी किस स्टेट में है, तो स्टेट वाइज आपको पहले वैकेंसी दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हर राज्य में कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं कि जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर 1215 वैकेंसी है। तो अब स्टेट वाइज जो वैकेंसी है मैंने यहाँ दे दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि आपके राज्य में कितनी वैकेंसी है, और आप जहाँ से भरना चाहें वहाँ से भर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।